अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। बहुत सी अहम खबरें हैं जी आज भी जिनके ऊपर तबसरा और तज्जिया करेंगे, क्योंकि मुल्क के हालात हमें ये बता रहे हैं कि जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज तो नहीं कर पा रही, लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी बड़ा है, और उसके बाद जो मईशत की सूरत हाल है उसकी वजह से भी हुकूमत की परेशानियाँ भी बहरहाल कम नहीं हैं। और क्या ऐसी सूरत में हुकूमत के लिए यही ऑप्शन है कि वो तमाम जमातों से बात करे बशमूल अपोजिशन, और क्या वाकई अभी भी मुज़ाकरात से किसी मसले का हल निकल सकता है, जबकि हम देख रहे हैं कि हर तरफ से एक्सट्रीम पोजीशंस जो हैं वो ली गई हैं जिसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देता। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और आगे चल के ये भी बात करेंगे कि अगर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से IMF का प्लान किसी भी तरह मुतासर होता है तो उस सूरत में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन होगी, क्या IMF प्लान के अलावा भी हमारे पास कोई सर्वाइवल का चांस है, किस तरह से हम प्लान B या C रख सकते हैं सामने, वो क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आवाम की मुश्किलात का तज़किरा भी करेंगे कि जहाँ पर बिजली के बिलों और महंगाई की वजह से उनकी चीखें निकल गई हैं, और अब जमात इस्लामी ने भी ऐलान किया है कि वो भी मैदान में निकलेगी और हुकूमत को टफ टाइम देगी। ये सारी सूरत हाल है जी, इसके ऊपर बात करेंगे। और आप सबको खुशामदीद कहते हैं, ख़ास तौर पर खुशामदीद कहते हैं जी आज रज़ा रूमी साहब को, सीनियर कार पर्सन हमारे साथ आज मौजूद हैं। रज़ा रूमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुझे मौका दीजिएगा, इमरान साहब से बात का आगाज़ करते हैं, फिर आपकी तरफ भी आते हैं। इमरान साहब, अपोजिशन जो है वो ठीक है अपनी मुश्किलात का शिकार है, अदालतों में भी जा रही है, सारे मसाइल हैं, एहतजाज भी नहीं कर पा रही, वो अपनी जगह, लेकिन हुकूमत के लिए भी तो सब अच्छा नहीं है। आज हम देख रहे हैं उमर अयूब साहब के घर पर पंजाब पुलिस ने छापा मारा है, उनके वारंट निकले हैं, तो इससे तो ये तासुर मिल रहा है कि हुकूमत अभी तक भी सिर्फ महाज ज़राए की तरफ सोच रही है अपोजिशन के लिए, कोई माहौल को साजगार बनाना मुज़ाकरात के लिए वो उनकी तरजीह नज़र नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बात सीधी सी है कि सरगोदा की सदात दहशतगर्दी की अदालत ने उमर अयूब साहब के वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी की हैं। भाई अगर किसी अदालत ने वारंट जारी किए हैं तो उसकी ज़िम्मेदार, अब चीज़ें ये है कि हर तरह से चीज़ों को पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें ये कहना कि जी हुकूमत उनको लेना चाहती है, बेताब है जी, होगी हुकूमत बेताब, लेकिन वारंट अगर किए हैं किसी अदालत ने जारी तो पुलिस ने तो जाना ही है उनके लिए। लेकिन ये मामला है कि लेकिन उन केसेस में मुद्दई तो हुकूमत ही है ना, उनके डिमांड है तो आगे से अदालत कोई जारी कर रही है ना। इसमें ना डिमांड्स पे नहीं सिर्फ वारंट जारी होते हैं, वारंट जारी होते हैं कोई अगर बंदा अदालत से इश्तहारी हो जाए, अदालत में तारीख पे पेश ना हो, पेशी पे ना जाए, इस तरह की बात पे फिर अदालत जो है वो वारंट जारी करती है। वो तो जा रहे थे पिछली दफ़ा, आपको याद नहीं कितने घंटे वो सरगोदा की अदालत के बाहर खड़े रहे हैं, और उनको इस तरह से पूरी अदालत का हिसार बना लिया गया था, अंदर तक नहीं जाने दिया गया था, उनकी बेल्स कंफर्म नहीं हो सकती। हाँ जी, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन उसके बाद तो वो जा सकते थे ना। लेकिन मेरी गुजारिश सुने, मैं जो कहना चाहता हूँ ये देखें, जमहूरी अमल में हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक जमहूरी अमल का नागज़ीर हिस्सा होते हैं, दोनों के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं, दोनों ने उस पैरामीटर्स के तहत ही अपना अपना काम करना होता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि गिरफ्तारी से बचने का जो तरीका है कानूनी, वो तो अपनाया नहीं जा रहा, और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हुकूमत भाई आप ज़मानत करवा लें, आप हुकूमत पेशी पे चले जाएं, और उसके बाद अगर हुकूमत पकड़े, जैसे कि हम यहाँ बारहा ये जिक्र करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका केसेस से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जिनको किसी और मुकदमे में पकड़ दिया जाता है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि हमारी पुलिस या हमारी हुकूमतें इस तरह की हैं कि वो कभी भी किसी को नाजायज़ गिरफ्तार ही नहीं करती, नाजायज़ छापा ही नहीं मारती, किसी को दुआओं में लाने के लिए भी छापा नहीं मारती। ऐसी दर्जनों नहीं सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं, लेकिन हर केस में ये नहीं होता कि सिर्फ यही हुकूमत पे डाल दिया जाए, आप अदालत में जाएं, उसका सामना करें और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। रज़ा रूमी साहब, ये इतना ही सिंपल है जितना इमरान साहब ने डिस्क्राइब किया है कि भाई चूँकि हमारे मुल्क में बड़ी आज़ाद अदालतें, आज़ाद तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इतनी आज़ादाना प्रोसिक्यूशन होती है, इतने आज़ाद माहौल में सारी रिपोर्टिंग भी होती है, आज़ाद माहौल में वो जाते हैं, जाके ज़मानत भी ले लेते हैं, तो फिर ये तो उन्हीं का कसूर है ना, ज़मानत नहीं ले रहे और बैठे हुए हैं आराम से, तो फिर छापे ही पड़ेंगे ना। एक तस्वीर कर ले रज़ा रूमी साहब, एक तस्वीर कर ले, मैंने आज़ाद माहौल का कोई जिक्र नहीं किया। नहीं, जो मुझे परसीव हुआ है ना वो यही था वैसे, कि जैसे बड़ा कोई आइडियल सिचुएशन है और वो गए ही नहीं ज़मानत लेने, ले लेते ज़मानत। मैंने कहा सैकड़ों वाक़यात होते हैं। जी रज़ा साहब। नहीं, देखिए मैं सुन रहा था बात, और आपका सवाल समीना दुरुस्त है
क्योंकि चलिए ये तो दुरुस्त है कि ये May 9 का केस है या जो भी अदालत ने किया है, लेकिन वैसे भी हमने देखा है पकड़ धकड़ तो जारी है ना 1-1.5 साल से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक ठाक स्क्वीज किया गया है, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी। मगर यहाँ पे मसला जो है वो इस हुकूमत, पंजाब हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है। मसला आप सबके इल्म में और नाजरीन के इल्म में कि कहाँ है। आपने May 9 का हवाला दिया है। 9 मई जो है वो बराह रास्त किसके ऊपर जिसे कहते हैं हमला था, या वो इल्ज़ामात जो भी लगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान पर कि उन्होंने फ़ौजी और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया है। और अगर एक सियासी पार्टी उठ के कहे कि जी हम आपको शिकस्त करेंगे, हम आपका कोर कमांडर का घर जो है उसको जला देंगे या और तनसीबात पे हमला कर देंगे, तो रिएक्शन तो फिर आएगा ना। अब ये तो समीना नहीं हो सकता ना वो कि वो कहें कि जी ठीक है उस वक्त बड़ा गुस्सा था, खान साहब की से बड़ी मोहब्बत थी लोगों को, इसलिए मनचलों ने जाकर आगे वागे लगा दी, तोड़ फोड़ कर दी। तो मसला ये कि 9 मई वाला मामला जो है ना वो अभी तक अटका हुआ है। वो कॉम्प्लिकेट और इसलिए हो गया है कि अदालतें जो हैं हमारी वो, और जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है वो, प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है बड़ा स्लो। अदालतें जो हैं वो डिवाइडेड हैं। अदालतें नहीं चाहती कि फ़ौजी अदालतें बने, बल्कि नॉर्मल सिविलियन कोर्ट्स में ही इन मुकदमात का फ़ैसला हो। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में टंगा हुआ है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फ़ैसला नहीं किया। इसलिए जब हम ये बात करते हैं ना कि फरीकैन में कौन है, तो मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है इस मामले को तूल देने में, इसको खींचने में। अगर वो समझते हैं कि फ़ौजी अदालतें में ये 9 मई के केसेस नहीं चलने चाहिए तो 2 टोक जजमेंट दें और इम्प्लीमेंट करवाएं। अगर वो समझते हैं कि हाँ स्पेशल केस में फ़ौजी अदालतें होनी चाहिए, इसमें एक चीज़ है ना, जो आप बात करें मिलिट्री कोर्ट्स की, वो तो 82 के करीब अब केसेस हैं और वो उनकी तहवील में ही है उनका इस वक्त। हम तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहे हैं जो कि 9 मई की केसेस में मुकदमात सिविलियन कोर्ट्स में भुगत रहे हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में भुगत रहे हैं, जिसमें आपकी पंजाब की सारी PTI की लीडरशिप है और बाकी भी और भी जगहों की हैं। केसेस तो सब पे हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ बाहर हैं। तो मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि जो सिविलियन अदालतों में ये सब कुछ हो रहा है, आपने लेकिन उसको सही तौर पे कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का बहरहाल उसमें एक, चूँकि वो बराह रास्त फरीक है उस सारे केस में, तो ये इसके आपको लगता है इसके मामले में हुकूमत बिल्कुल बेबस है कि वो चाहे भी तो PTI को रेस्क्यू नहीं कर सकती, कम से कम इन मामलात की हद तक? सबीना जी वो क्यों करें रेस्क्यू? वो रेस्क्यू क्यों करें? क्योंकि ये वही PTI और उसकी हुकूमत है जिसने उनके हर लीडर को बंद कर दिया था। राना सनाउल्लाह पे झूठा केस, हेरोइन का पता नहीं कितने 12 किलो के 14 किलो बनाया था। आपके इल्म में है ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, नवाज शरीफ की बेटी शहबाज शरीफ का बेटा। आप कोई लिस्ट निकाल लीजिए तो आपको मिलेगा। और तमाम तर हादसात और तमाम तर तग़य्युरात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक ये नहीं कहा कि अपने सियासी मुखालिफिन के साथ ज़्यादती की थी और हाँ अब दोबारा पावर में आएंगे तो हम ये नहीं करेंगे। वो अभी भी कहते हैं, उनका जो असूली तो पता नहीं क्या है, उनका जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो यही कहते हैं कि जी हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अब आप ये बताएं ना सबीना जी कि अगर आप यहाँ बैठी हुई हैं एज एंकर और अगर मैं कहूं कि जी मैंने आपकी जगह पे एंकरी करनी है GNN में और आपका ये शो इमरान याकूब के साथ करना है, लेकिन आते ही मैं समीना को छोड़ूंगा नहीं, तो आप तो मुझे कभी भी नहीं आने देंगी। आप तो GNN के ऊपर मेरे पे ना मैं तो आपको मोस्ट वेलकम कहूंगी रूमर साहब। मैं आपसे कहूंगी कि बिल्कुल आप आएं और हमारे साथ मिलकर प्रोग्राम करें। देख रहे हैं रज़ा रूमी साहब की बात, अच्छा आपने रज़ा रूमी साहब की बात को ही सच साबित कर दिया। आपने ये कहा कि आप आगे हमारे साथ प्रोग्राम करें, ये नहीं कि आप मेरी जगह बैठ जाएं। यही रज़ा रूमी साहब कहते हैं। तो वो ये बात है ना, हाँ ये वो बात है। और दूसरी बात अब आप बड़े बड़े ओहदे देख लेना, पिंडी में एक ओहदा होता है बड़ा, एक आप पारा में होता है, एक वज़ीर आज़म होता है। अब अगर वो लोग भी ये समझते हैं कि अगर ये पावर में दोबारा आते हैं तो वो क्या करेंगे, इसी के ऊपर उतना चेमगोइयाँ
तो बात ये कि ये हमें लेकिन वैसे ये पावर सर्कल्स में, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये पावर सर्कल्स में आजकल बात बड़ी डिस्कस हो रही है कि कहीं पे अगर ये सोच आई भी कि चलो भाई ठीक है देख लेते हैं, अगर आ रहे हैं पीटीआई के लोग इक़्तिदार में आते हैं तो ये कहीं गारंटी मिल जाए कि ये लोग आके कोई नहीं करेंगे इंतकामी कार्रवाइयाँ, तो ये बात, इसका मतलब है कि दोबारा से ये बात कुछ निगोशिएट हुई है कि अगर इनको आने का मौका दिया जाए तो इस पर कुछ बातचीत हो जाए? जी बिल्कुल, देखिए अल्टीमेटली बातचीत ही होगी, तारीख यही हमें बताती है। अल्टीमेटली एक डील होगी, वो कब होती है वो फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन वो होगी एक ना एक दिन। उसमें यही बातें की जाएंगी कि आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ की गई थी 1988 में, उसके बाद मुतअद्दिद बार नवाज शरीफ साहब के साथ की गई थी, अब शहबाज शरीफ साहब दूसरी बार वज़ीर आज़म बने हैं। ये पाकिस्तान की रियलिटी है, इसको बदलने के लिए ये बदली जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई हरफ़े आखिर है या कौमें बदलती नहीं है, इसके लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिलकर यकसुई से काम करना होगा। ये नहीं होगा कि एक सियासी क़ुव्वत कहे बाकी तो सब चोर हैं, मैं ही बेहतर हूँ और मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करके सीधी हुकूमत करूँगा या करूँगी, तो वो ऐसे नहीं होता। हमारे पास मिसाक़ जमहूरियत का एग्ज़ाम्पल है। खान साहब को कई बार लोगों ने ये कहा भी है, मुझे याद है जब वो जेल में नहीं थे तो लाहौर में बड़े सीनियर सहाफ़ी गए थे उनके पास 2-3 बार, उन्होंने जाके इस्तदा की थी कि आप अपने सियासी मुखालफिन से बातचीत करें, आप ये आइनी और कानूनी और जमहूरी रास्ता ढूंढें। तो उस वक्त भी वो ज़्यादा लचक नहीं उन्होंने दिखाई, क्योंकि वो इनसे बात नहीं करना चाहते। उनकी सारी सियासत ही अपने जो एंटी नवाज, एंटी PPP, एंटी MQM रही है, तो अब उसको वो बदलेंगे तो उनके वोटर भाग जाएंगे। तो इसके लिए तरीका यही निकलेगा कि अगर तो उन्होंने सिविलियन सुप्रीमेसी लेके आनी है, अपने मुखालफिन से बात करें, उनके साथ मिलके कोई काम करे, कोई समझौता करे। अगर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करनी है तो फिर 9 मई की माफी मांगनी पड़ेगी उनको। चलिए अब इसमें एक और सवाल फिर ये पैदा होता है इमरान साहब, जिस पे अभी आप लोग कह रहे थे कि जी अगर उन्हें पता हो कि भाई ये आएगा और आके हमें ये करेगा तो हम वो क्यों उसको रेस्क्यू करेंगे। तो फिर अब दूसरी तरफ यही बात हम कह रहे हैं कि बात भी उनसे, तो उनको भी तो ये खतरा है ना, जहाँ पे पीटीआई ये समझती है कि अगर उनसे बात की तो वोटर भाग जाएगा, तो उधर PMLN और पीपल्स पार्टी को भी तो खतरा, इनसे बात की, इनके मसले हल हो गए और इनकी मुश्किलात ख़त्म हो गई, तो ये तो आके, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट इनके साथ है, ये तो आके हमें घर भेज देंगे और हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो इनको भी क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो पीटीआई के साथ बात करें? तो बात तो दोनों तरफ स्टेक्स की, अपने दोनों के स्टेक्स हैं। नहीं, ये तो सिंपल यही बात है, तो बात तो फिर ये भी नहीं कर रहे ना। देखिए ये भी कहाँ दिल से चाहते हैं। देखिए मामला ये है कि ये ना तो ये चाहती है, और दूसरी बात ये कि ये क्यों चाहेंगे। देखिए पीपल्स पार्टी जो है उसको इस वक्त सिंध में भी हुकूमत मिली हुई है और देखिए उसके पास आईनी ओहदे भी हैं, वो तो इस वक्त अपने मामला तो उसके बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें मुस्लिम लीग नून, तो पंजाब में उनकी बिला शिरकत गैर हुकूमत है, वफाक में भी उनकी हुकूमत है और उनके मामला भी ठीक जा रहे हैं, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि उनका मुखालिफ जो है वो दोबारा जोर में आए। और वो मुखालिफ जो सबके सामने है कि इस वक्त अवाम में उसकी जड़ें भी खासी मजबूत हैं और इन दोनों पार्टियों की निस्बत अवामी पजीराई उससे उस जमात को ज़्यादा हासिल है, लिहाजा वो तो इस बात को कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन एक चीज़ जो अभी रज़ा रूमी साहब कह रहे थे कि अल्टीमेटली बात अगर इस मामले को हल करना है और उस मुल्क को वाकई माशी बहरान जो है और सियासी बहरान उनसे निकालना है, तो फिर आपको मिल के बैठना होगा। मिलके बैठना होगा, यही बात सब कह रहे हैं जो कि आपके दोस्त भी हैं, बैरून मुल्क इदारे भी हैं और जो भी पाकिस्तान के वेल विशर हैं, ये मशवरा सब दे रहे हैं, लेकिन इस पे अभी तक कोई कान नहीं धरा जा रहा। लेकिन क्या अब जो इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा है उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर यहाँ से बात का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। हाल ही में हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से करारदाद मंजूर की गई, फिर हमने देखा कि UN की वर्किंग जो कमेटी है HR की, उसकी तरफ से भी जो बातचीत की गई है और जो एक रिपोर्ट जारी हुई है उसके ऊपर भी बात हुई है। उनकी तरफ से भी कहा गया है कि इमरान खान साहब के जो मामला है उसके ऊपर उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जी उनको गैर कानूनी तौर पर रखा गया है जेल में। इस सारे मामले के ऊपर क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि महमूद अचकज़ई साहब ने भी आज ये बात की है कि IMF का पैकेज भी खटाई में पड़ सकता है। तो क्या रज़ा रूमी साहब आप समझते हैं कि ये इंटरनेशनल प्रेशर इस हद तक बिल्डअप हो रहा है
कि पाकिस्तान के लिए आगे से मईशत के हवाले से मज़ीद सख्त फैसले हो सकते हैं, IMF पैकेज खटाई में पड़ सकता है, खुदा न खास्ता कोई और मामलात दबाव के बनाए जा सकते हैं। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या बस ठीक है वो एक आवाज़ उठाएंगे जैसे नॉर्मली उठाई जाती है और दैट्स इट? जी देखिए, बात ये है सबीना जी के जो IMF का प्रोग्राम है ना, वो उसमें तो एक IMF का बोर्ड अपना है सो है, लेकिन उसमें अमेरिकी जो हुकूमत होती है, गोया के स्टेट डिपार्टमेंट या ये वाइट हाउस, उनका अमल दखल होता है, कांग्रेस का अमल दखल नहीं होता। कांग्रेस अमेरिका में एक बिल्कुल वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं। तो असल जो पाकिस्तान पे इंटरनेशनल प्रेशर तो वो आएगा ना, वो 3-4 हुकूमतें होती हैं। नंबर 1 होती है जिसे US की प्रेसिडेंट और उनकी काबीना, और नंबर 2 होती है जो UK की गवर्नमेंट, और ये वेस्ट में ये 2 अहम हुकूमतें हैं। फिर मिडिल ईस्ट है जहाँ पे सऊदी और हमारे पार्टनर्स हैं, और फिर चीन है। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की हुकूमत और आर्मी के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इन सब में से किसी ने ये बात नहीं कही। ये जो बातें हो रही हैं ये दीगर प्लेटफॉर्म्स में हो रही, जैसे UN का वर्किंग ग्रुप है, वो उसके पास कोई पावर नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट करवा सके। वो भी सिक्योरिटी काउंसिल पे जाएगा और वो UN की अगर वो पहुंचा तो। और जहां तक कांग्रेस की करारदाद का ताल्लुक है, वो वाकई में बड़ी अच्छी कामयाबी है PTI की, और उसकी उनके लोगों की, उनके वर्कर्स की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इतनी मोबिलाइजेशन की है। लेकिन आप ये देखिए, वो बाइंडिंग नहीं है, ना तो वो कानून है और ना ही वो उसमें कोई ऐसी चीज़ नत्थी की गई है कि पाकिस्तान को ये कर देंगे अगर ये ना हुआ। वो एक ख्वाहिश है, और उसमें जो PTI के बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं, उन्होंने लॉबी करके, इन्फ्लुएंस करके अपने अपने हलकों में अपने कांग्रेस बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ रूमी साहब कि ये बाइंडिंग नहीं है रेजोल्यूशन, लेकिन अल्टीमेटली अगर इतनी बड़ी मेजॉरिटी ने एक अपनी कोई विल शो की है, तो क्या जो उसका एग्जीक्यूटिव पार्ट है जिसको आप कह रहे हैं वाइट हाउस, तो उसके ऊपर उस चीज़ का कोई असर नहीं है कि लोग क्या चाह रहे हैं? क्योंकि इस साल खुद अमेरिका भी इलेक्शन में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो क्या मुख्तलिफ मामलात के ऊपर अपनी राय रखती हैं। जी बिल्कुल, ज़ाहिरी बात है, सियासतदानों को वोट चाहिए होते हैं, सपोर्ट चाहिए होती हैं। फिर पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं अमेरिका में, वो सबसे अमीर तरीन तबका, मतलब मवल से भी कहीं ज़्यादा, वो उनकी बड़ी वहाँ पे रिस्पेक्ट भी है, उनके पास सरमाया भी है। तो इसलिए वो आपको पता है ना कि वो सबसे बड़ा रुपया ही होता है हर जगह दुनिया में। तो वहाँ भी अमेरिका में भी ऐसा ही हाल है। मगर देखिए, क्या वो उससे बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो असरअंदाज हो जाएगी? बाइडेन को तो वैसे ही 4 महीने रह गए हैं, 5 महीने रह गए हैं। नवंबर में इलेक्शन होगा, अगले साल जनवरी में नया सदर आएगा। अब वे जो अमेरिका की जो भी पॉलिसी है, वो अब फरवरी 2025 में उसका तयन होगा। उससे पहले कोई पॉलिसी में चेंज नहीं होगा कि बाइडेन एक दिन उठ के कहे कि जी ये बड़ा कुछ गलत हो रहा है और इसको ठीक करें और पाकिस्तान में इमरान खान को रिहा करें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये है कि पीटीआई की अखलाकी फतह बिल्कुल होती है, क्योंकि देखिए, हम जो हैं, हम तो सियासी कैदियों और सियासतदानों को कैद करने के खिलाफ हैं। चाहे वो सियासतदान इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो मंजूर पश्तीन हो, कोई हो। हम कहते हैं कि सियासी लोगों को सियासत के थ्रू डील करें, जेलों, पर्चों, थानों के जरिए नहीं। इसलिए जो UN वर्किंग ग्रुप ने कहा है, उन्होंने गलत नहीं कहा। इमरान खान साहब को जेल में अगर उनको बेल जमानतें मिली हैं केसेस में, एक में भी उनकी नहीं मिली, वो जो इद्दत वाला भी वो है, लेकिन वो भी अभी पेश हो जाएगा हाई कोर्ट में। तो कोई आर्दी, कोई कयामत नहीं आएगी अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। कोई आसमान नहीं टूटेगा। ये खौफ बनाया हुआ है इन्होंने, सियासी कुव्वतों ने और गैर सियासी कुव्वतों ने, और उसको दूर करने की ज़रूरत है। आए सियासी मैदान में सियासी मुकाबला करें। बयानिए का मुकाबला बयानिए से, कारकर्दगी का मुकाबला कारकर्दगी से। जेलों, थानों, पर्चों से कुछ हल नहीं हुआ पाकिस्तान में और ना होगा। जी बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात की है रूमी साहब ने। लेकिन इमरान साहब, आपको नज़र क्या आ रहा है? ये तो हम आइडियल अप्रोच रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए। मेरा ख्याल है हम तीनों में से कोई भी इससे इख्तलाफ नहीं कर सकता, लेकिन नज़र क्या आ रहा है आपको? क्योंकि अब हमें एक तरफ ये स्टेटमेंट नज़र आ रही राना सनाउल्लाह साहब की, जो ये कह रहे हैं कि PTI को तो बैरूनी मदद हासिल थी। इवन 9 मई भी उन्होंने किसी के इसी तरह मदद से ही किया, और अभी भी उनको ये लगता है कि जब ये PTI मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पे मामलात उठाती है, तो ये भी बेसिकली उसको इससे ही जोड़ते हैं कि
जी पीछे से बाहर से कुछ इनके इशारे हैं और वहाँ से कठपुतलियाँ हैं वगैरह। तो आपको लगता है कि इस तरह इससे वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकती है हुकूमत, और वाकई इंटरनेशनली कुछ ऐसा है कि जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है? देखिए समीना, सीधी सी बात है कि अगर आप पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख देखें ना, तो कितने रहनुमा हैं, कितने सियासी लीडर हैं जिन पे गद्दारी के इल्ज़ाम लगे। कभी एक वक्त में एक बंदा गद्दार हो जाता है और दूसरे वक्त में वही उससे ज़्यादा वफादार कोई नहीं होता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी सियासी गंद है। इसमें सियासी कुव्वतें और गैर सियासी कुव्वतें दोनों इन्वॉल्व हैं। ये अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये कि गैर सियासी कुव्वतों की वजह से, ऐसा नहीं है, क्योंकि सियासी कुव्वतें उनका आला-कार बनती हैं तो गैर सियासी कुव्वतें जो हैं वो ज़्यादा मजबूत होती हैं और वो उस तरह से करती हैं। जहाँ तक ये मामला है, राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा, उन्होंने ये कहा जी हमारे पास सबूत भी हैं, वक्त आने पे वो दिखा देंगे। तो भाई सबूत जो हैं अगर आप वक्त आने पे दिखाएंगे तो बात भी उसी वक्त कर लेते हैं। अगर आपने बात कर ली है तो फिर सबूत भी सामने ले आए, बगैर सबूत के आपको बात करनी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि जो करारदाद की आप पहले बात कर रही थी, यहाँ पाकिस्तान में आप देखें कि कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में दर्जनों करारदादें मंजूर होती हैं, उनका कोई असर नहीं होता। तो अमेरिका की कांग्रेस में एक करारदाद मंजूर होगी तो उन्होंने क्या असर लेना है। दूसरा जो मामला आपने जिक्र किया ना यूएन की वर्किंग कमेटी का, तो देखिए समीना, जो वेस्ट है ना उसने अपने मामलात को देखना होता है। जिस तरह रज़ा रूमी साहब फरमा रहे थे ना कि अमेरिका और यूके ये दो मेन ममालिक हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि यहाँ सलामती कौंसिल ने कितनी दफ़ा फ़लस्तीन के हवाले से करारदादें मंजूर की हैं, कितनी दफ़ा कश्मीर के हवाले से करारदादें मंजूर की हैं। उन करारदादों का आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। तो ये तो खाली एक जो है ना वर्किंग कमेटी की बात है। मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ पीटीआई की इखलाकी फतह ज़रूर है, अदरवाइज इससे नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। और आखिरी बात ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि मुझे बहसीयत फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये नज़र नहीं आ रहा कि मुस्तकबिल करीब में इमरान खान सब जेल से बाहर आए या पीटीआई के लिए कोई रावी चैन लिखे। ओके, लेकिन रूमी साहब आपने चूँकि जाना भी है तो मैं दो मामलात पे आपकी राय जानना चाह रही हूँ। एक तो जो ये जुडिशरी के इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामलात आप देख रहे हैं कि ख़राब हो गए हैं और अब मुख्तलिफ जजेस के ऊपर रेफरेंसेस भी दायर हो चुके हैं, वो भी हमें नज़र आ रहा है। क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये जो पीटीआई ने भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक तकिया कुछ कर लिया है जुडिशरी के ऊपर ही, कि देखते हैं वहाँ से क्या मामलात निकलते हैं? आपको लगता है यहाँ से कोई सिरा निकलेगा और इससे पीटीआई को हेल्प मिलेगी? देखिए, पीटीआई को हेल्प तो मिल रही है ऑलरेडी। इस वक्त जो निज़ाम, देखिए माजी में तो ऐसा होता था ना कि जब इस्टेब्लिशमेंट कोई फैसला करती थी तो सारे लाइन में लग जाते थे, सियासतदान हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो। अभी तो ऐसा नहीं है और अभी तो हालात जो हैं वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हैं। अगर आप नोट कर लीजिए, आप मीडिया में देख लीजिए, लेकिन मीडिया में आवाज़ें उठती हैं पीटीआई के हक़ में भी, और पीटीआई के साथ जो असली और अफसानवी दोनों ज़्यादतियाँ जो हैं उनका जिक्र बिल्कुल होता है। इसी तरह जज साहिबान जो हैं, आप देखें कि वहाँ भी तकसीम बड़ी क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देख लीजिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देख लीजिए। विनर कौन होगा ये तो हम देख लें, लेकिन विनर कौन होगा? एस्टेब्लिशमेंट जीतेगी या जुडिशरी जीतेगी? जी देखिए, बात यह कि जो हमें तो यूं ही लगता है कि अगर तारीख को देखें तो इस्टेब्लिशमेंट ही विन करती है। मसला ये है ना, देखें ये बातें सारी ये अफसानवी बातें हम करते हैं, किताबी बातें होती हैं कि जी बड़ा ये हो गया, फड्डा पड़ गया, वो हो गया, सोचना पड़ेगा। अल्टीमेटली तो अभी तक तो वही जीते हैं, और वो जीते इसीलिए हैं कि बाकी सब तकसीम शुदा होते हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो मीडिया हो। जब वो जीतते हैं, तकसीम होते हैं, तो जीत इस्टेब्लिशमेंट की होती है। अभी हम जो पहले हिस्से में बात करते हैं कि सियासतदानों के अंदर जो तकसीम, लड़ाई झगड़ा है, इसका फायदा किसको हो रहा है? इसका फायदा इस्टेब्लिशमेंट को हो रहा है ना, तो इसलिए वही जीत रहे हैं। लेकिन जजों को इस चीज से बालातर होना चाहिए कि कौन सी सियासी पार्टी है, क्या नहीं है। एक ही इदारा होता है, हम उसकी तरफ देखते हैं, पूरा मुल्क, सिर्फ सियासी पार्टियां नहीं। रज़ा रूमी साहब, माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जजों को, जो आपने कहा जज साहबान को इससे मुआवरा होना चाहिए, लेकिन अगर जजों की तैनातियां ही सियासी बुनियादों पर होंगी, सियासी वाबस्तगियों की बिना पर होंगी,
तो फिर उसके बाद आप कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि जज साहबान जो हैं वो बिल्कुल गैर जानिबदार रहेंगे? जी देखिए देखिए, जज होते तो इंसान है, ऐसी माशरे से होते हैं, लेकिन जज का मनसब ऐसा होता है इमरान साहब कि वो कभी कभी उनको उससे ऊपर उठना पड़ता है। अगर उनकी ख़ानदान वाले फॉर एग्ज़ाम्पल, या उनके बच्चे या उनकी बेगमात या उनके दोस्त अकारिब वो कुछ भी कहें, उन्होंने उनको आइन और कानून का सोचना है, अपने इदारे की साख का सोचना है। जितनी भी तकसीम हो बाहर, अगर ये आप कह देना कि जी बाहर बड़े मकबूल हैं, देखिए तो अगर जज उसे डर जाए कि जी हमने फैसला नहीं देना क्योंकि बाहर बड़े वो हमें आके हमला कर देंगे, तो फिर तो कोई बात ना हुई। मकबूलियत का भी यही इशू होता है। अब ये जो मकबूलियत का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है अदालती कमेंट्स में, ये भी इंतहाई नामुनासिब है। आज क्योंकि पाकिस्तान का आइन के लिए हर शहरी बराबर है, उसको आइन के मुताबिक। रज़ा रूमी साहब, यहाँ लाहौर में मेरे फर्स्ट जो है ना नेबर थे, बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। मैंने अपनी बचपन में देखा उनको कि वो इवन महल्ले में, अंदरून शहर की बात कर रहा हूँ, महल्ले में अपने, क्योंकि अंदरून शहर का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि एक फैमिली की तरह होता है, तो वो अपने महल्ले में भी किसी की बच्ची की शादी होती थी, कोई फंक्शन अवामी होता था, तो यकीन करें वो उसमें शादी में भी अवाम में गैदरिंग में उस तरह से नहीं जाते थे, बल्कि लड़की के घर पे जाके उसको प्यार दिया, उसको रुखसत किया। मैंने खुद अपनी आंखों से उनको खाने वाले कमरे में देखा कि वो खाना वहाँ अंदर बैठ के सारा वो इस तरह इंतजाम कर रहे थे कि उनकी निगरानी में सारा एग्जांपल्स मौजूद हैं। एक सेकंड, लेकिन अब ये देखें कि वो नॉर्म्स भी बिल्कुल खत्म हो गई हैं। जी वो नॉर्म्स खत्म हो गई हैं और उसकी भी जिम्मेदार अदलिया है। देखें ना, माशरा जैसा भी हो, अगर अदलिया के टॉप के ऊपर चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो फूलों की पत्तियां निछावर करें किसी एक सियासी शख्सियत पे, और एक सियासी शख्सियत को वो करार दे गॉड फादर और चोर डाकू, और एक को कहें कि तुम तो सादिक और अमीन हो। सादिक और अमीन तो इतनी ऊंचा मकाम और मेराज होता है, मेरे ख्याल से वो तो बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं मुकद्दस, उनके अलावा तो मैं समझता हूँ बंदा बशर हम में से कोई भी नहीं हो सकता उस क्राइटेरिया पे पूरा। ये सर्टिफिकेट जारी कर रहे थे। अब आप बताएं ना, ये पार्टीजन रवैया है कि नहीं है? फिर एक शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है तोड़ फोड़ का उसकी पार्टी पे, उसको बुला के तो वो रॉयल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मर्सिडीज दी जा रही है, रेस्ट हाउस में भेजा जा रहा है। मतलब ये सारी बातें सबको पता है, मैं दोहराना बेकार है। लेकिन तो ये एक तरफ तो नहीं रहा ना रज़ा रूमी साहब, ये तो दोनों तरफ रहा है ना रवैया। आपकी बात उसूली तौर पे मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ, लेकिन ये पार्टीजन जो है हमें एक पार्टी के लिए नहीं सिर्फ नजर आती, वो दूसरी तरफ भी उसी तरह से हमें नजर आती है। उसमें भी हम बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। सबीना जी, दूसरी तरफ तो एक अभी आया है, उसको आए हुए केस देती है और उसकी वो शामत आ गई है कि मैं कहता हूँ कि क्या मैंने तो जिंदगी में कभी इतनी कैंपेन्स नहीं देखी। ठीक है, अच्छा, लेकिन आपकी जो एक बात है जिसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, जो आपने बात की कि बिल्कुल बालातर होकर करना चाहिए, ये आपने ये बड़ी अच्छी चीज़ कही है, और मैं इसमें ये आप ही की बात को सेकंड करूंगी कि जैसे अभी हम देख रहे हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हों या जस्टिस बाबर सत्तार साहब हों, अगरचे अब उनके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है और अगरचे उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो खुद PMLN के लोगों की जो एक आप कह लें तजवीज़ करने से हुई है, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि वो उनके इन्फ्लुएंस में फैसले कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली अगर चल रहे हैं, तो वो एक यही बात है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि अगर सियासी बेशक हुई भी हो किसी वजह से, सियासी पसंद नापसंद की बिना पर भी अपॉइंटमेंट हुई हो, लेकिन जब आप जज की कुर्सी पर आ गए हैं तो फिर आपको उससे बालातर होकर फैसले करने हैं। लेकिन अभी हमें नज़र आ रहा है कि उनके साथ फिर क्या हो रहा है। जी बिल्कुल वो हो रहा है, वो हम उसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि किसी के साथ ज्यादती हो तो वो उसको उसमें करे, लेकिन मैं जो आपसे अर्ज ये कर रहा था कि टॉप के ऊपर जो टॉप के सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, इनकी अपनी बॉडीज, कमेटीज, पूरा निज़ाम मौजूद है। ये नहीं है कि वो कोई इसके लिए कोई नई चीज़ बनानी है, उसको फाल करे, देखें कि भाई आपकी साख में अगर आ रहा है तो फिर आप, अभी उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में इंटरवीन किया है ना, तीसरे चौथे नंबर पे दो लोगों को बाईपास करके तो नई चीफ जस्टिस लगाई गई है लाहौर हाईकोर्ट में, तो किया है। ये अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा क्योंकि पिछले जो चीफ जस्टिस थे उनका इतना गहरा ताल्लुक था एक सियासी जमात से, उनके अपने दामाद सियासतदान थे और अभी
उनके एक कॉलीग ने अभी कल परसों इंटरव्यू दिया, जहाँ पे ये जो भी इमरान याकूब साहब बात कर रहे थे कि वो अगले वक्तों में जज नहीं मिलते, तो उन्होंने कहा कि जी 25 जज जो हैं वो उनके दामाद, जो सियासी दामाद हैं, उनके घर में आए कोई पार्टी या दावत के लिए। अब बताइए ना, अब जाहिर बात है चीफ जस्टिस का दामाद है तो आना पड़ेगा, जज भी चाहते हैं, तो ये बात ये चीज ठीक नहीं है। उनमें से अक्सरियत ऑनरेबल हैं। मैं कतन किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मैं सबूत के बगैर कभी भी ऐसी बात नहीं करता। आपकी बात ठीक है कि वो ऑप्टिक्स के लिए भी तो वो जाता है ना, फिर दूसरों को बात करने का मौका मिलता है। रज़ा रूमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से नाज़रीन वापस आकर बात करेंगे कुछ मुल्क की इकॉनमी के हवाले से। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन, और इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से बात करेंगे। स्पेशली बात करेंगे कि बिजली के बिल्स जिस रफ्तार से उनकी कीमत में इजाफा हो रहा है, बिजली की बेसिक कीमत में भी, और फिर जो उस पर टैक्सेस, सरचार्जेस और पता नहीं क्या कुछ लगा दिया गया, उसकी वजह से बिजली के बिलों में इंतहाई इजाफा हो गया, जो कि लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। क्या इसका कोई ऑप्शन बाकी है हुकूमत के पास? कुछ और हुकूमत मुतबादिल के तौर पर कर सकती थी लेकिन नहीं किया गया, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और फिर ओवरऑल भी बात करेंगे कि जो इस हुकूमत का इस वक्त इकनॉमिक प्लान नज़र आ रहा है इस बजट के बाद, क्या वो वाकई मुफीद हो सकता है पाकिस्तान की मईशत के लिए। डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, इस वक्त हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा कि ये जो बिजली के बिल हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दह सूरत हाल हो चुकी है आवाम के लिए। क्या ये आखिरी हल था? इसके अलावा हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि बिजली में ही इन्होंने सारी कसर निकाल दी? इकॉनमी पे और पाकिस्तान के अवाम पे ये आप समझ रहे एटम बम के बराबर है। इतना इसका नुकसान है कि वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ना सिर्फ इकॉनमी के लिए और अवाम के लिए भी ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। और उसकी बेसिक वजह यह है कि निज़ाम को बुरी तरह हमने डेवलप किया है। इसमें बहुत बड़े मसाइल हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे ठीक नहीं हैं, IPP से कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक नहीं हैं, उसके बाद मैनेजमेंट ठीक नहीं है, चोरी उसका कोई पूछने वाला नहीं है, टेक्निकली खासा कमज़ोर सिस्टम हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्यूमुलेट कर गई हैं। कम अज़ कम पिछले 10-15 साल में तो ये बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हो गया है पाकिस्तान के अवाम पर और पाकिस्तान की इकॉनमी पे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसका इशू ये है जी, इसमें अब मेन चीज़ ये है कि ये निज़ाम जो इतना महंगा बन गया है, दुनिया का तकरीबन महंगा तरीन निज़ाम है, इमीडिएटली हम नहीं आ सकते, वक्त लगेगा छुड़ाने में। और इसका जो वक्त है उसमें 2-3 काम आपको करने पड़ेंगे। नंबर 1, बहुत तेज़ी से सोलराइजेशन करनी पड़ेगी, बहुत तेज़ी से, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस पर इंसेंटिवाइज होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें इम्पोर्टेड जो फ्यूल को सबसे पहले रिप्लेस करना है सोलर से, फिर हाइडल जितनी जल्दी हम ला सकते हैं उसको लाना है, और अगर कोई थर्मल पावर करनी है तो वो थर कोल से करनी है। इन 3 चीज़ों के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमने ये बिजली को बहुत सस्ता करना है। जो हमारा लग गया हुआ है निज़ाम, उसमें बिजली की जो कीमत है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करे उसको सबसे सस्ती बिजली देनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि इस वक्त हम 50% अपना बिजली की कैपेसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें कम से कम 80-90% पे वो इस्तेमाल करनी चाहिए। इसका मतलब जो है कि आज अगर कोई 4-5 हज़ार यूनिट इस्तेमाल कर रहा है तो उसके आगे जो यूनिट्स हैं वो उसको आधी कीमत पे मिलने चाहिए, आधी से भी आधी कर दें, सिर्फ उसमें आप फ्यूल कॉस्ट को रिकवर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पहिया चल सके इंडस्ट्री का, क्योंकि इंडस्ट्री इस वक्त बहुत शोर मचा रही है। और वो हकीकत भी, तो सबसे दुनिया की बेस्ट कंपनी से आपका कंपटीशन हो रहा होता है,
तो आप फिर पाकिस्तान जैसी बिजली लेके वहाँ कम्पीट नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर तो साहब, ये 4-5 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, अभी आपने खुद भी IPPs का जिक्र किया, तो अब तो ताजर बरादरी ने भी मुतालबा कर दिया है। पहले भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो IPPs के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन पर नज़रसानी की जाए। आप ये फरमाइएगा कि क्या उन पर नज़रसानी की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो किस तरह अवाम की उनसे जान छुड़वाई जा सकती है? देखिए, ये तो हैरत की बात है कि जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं हम उनको भी रिन्यू कर रहे हैं। सो आप नज़रसानी की बात कर रहे हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो गए हैं वो आजकल आप देख रहे हैं कि सारे आ रहे हैं खबरें कि जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म होते हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है कि वो चलते जाएं इसी तरह। तो नंबर 1 ये हमें बिल्कुल नहीं एक्सटेंड करने चाहिए। जो ख़त्म हो गए हैं उनको हम एक पावर मार्केट में लेके जाए, वो जाके वहाँ कम्पीट करें और सस्ती बिजली जो उनसे ख़रीदना चाहता है उसको बेचें। वो निज़ाम अब तकरीबन तैयार हो चुका है। इसलिए पाकिस्तान का जो बिजली का निज़ाम है उसमें कंपटीशन को लेके आना बहुत ज़रूरी है। और एक तरीका ये है कि जिन IPPs का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है उनको कहें जी अब आप कम्पीट करें, और जो आपसे ख़रीदना चाहता है उसके साथ तय कर लें किस कीमत पे आप बेचेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है पहले भी, उसमें कोई खातर खा कामयाबी नहीं हुई, और मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें आसानी से काम हो सकता है। अगर तो हमारे पास बहुत बेहतरीन लॉयर्स होते, बहुत बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स होते जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते, तो मैं कहता चलो यार ट्राई करके देख लो। लेकिन हमें पता है कि हम हर मुकदमा इंटरनेशनल मार्केट में जाके हार ही जाते हैं, और इसीलिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनमें भी हेरा फेरी होती है। तो वो रास्ता बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। असल रास्ता यही है। क्या डॉक्टर साहब आपको नज़र आ रहा है ये जो बजट आया है इसके बाद टैक्स तो लगा दिए हैं, लेकिन क्या मतलूबा हदफ पूरे अभी हो जाएंगे? इतना पैसा होगा कि ये तमाम टारगेट्स अपने अचीव कर सके हुकूमत? और ग्रोथ का ये आपको लग रहा है कि बजट ग्रोथ वाला है? ये आई थिंक हुकूमत ने बहुत ज़्यादती की है पाकिस्तान के साथ कि इस किस्म का बजट बनाया है। मैं पहले से शोर मचा रहा था कि इस साल आप अपने अखराजात पे काबू करें और मत बढ़ाएं, लेकिन हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट बना दिया है। 28,000 अरब रुपए का ये बजट है, जिसमें से 18,000 अरब फेडरल गवर्नमेंट ने खर्च करने हैं, तकरीबन 10,000 अरब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में खर्च करते हैं। और हमें पता है कि हुकूमत जो खर्चा करती है उसका फ़ायदा किसी को नहीं होता, और PSDP में जो प्रोग्राम बनते हैं वो कभी मुकम्मल ही नहीं होते। वो एक कुआं है जिसके अंदर आप पैसे फेंकते जाएं, वो अब्जॉर्ब करता रहेगा लेकिन आउटपुट उसने नहीं देनी। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारी हुकूमत ने गवा दी कि इस वक्त कट करते अखराजात को, ब्यूरोक्रेसी को कट करते, डिपार्टमेंट्स को कट करते, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। वक्त प्रोग्राम का खत्म हो गया। डॉक्टर सलमान शाह साहब, थैंक यू सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।